नमस्कार दोस्तों, कणिका एम टू अचीव में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, यूपी ट्रिपल एस पेट 2022 का एग्ज़ाम 15-16 अक्टूबर को होना सुनिश्चित हुआ है। इस कारण हमारी संस्था ने जो है यह विचार किया और निर्णय लिया कि यूपी ट्रिपल एस पेट के एग्ज़ाम के लिए जो महत्वपूर्ण कंटेंट्स हैं वो आप सभी छात्रों को प्रोवाइड किया जाए और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा। आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल का लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आइए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर, ठीक है, जो साइंस के अंतर्गत आता है जीव विज्ञान में। तो देखते हैं जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो अरस्तु हैं, साथ ही साथ अरस्तु जंतु विज्ञान के भी जनक हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। लैमार्क ने जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले यूज़ किया था। उसके बाद आते हैं लैमार्क ने जीव विकास को सबसे पहले समझाया और जीव विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया। लैमार्क ने ही वंशगत सिद्धांत को भी दिया। प्राकृतिक वर्णवाद या विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया। डार्विन का मानना यह था कि संपूर्ण जगत में प्रकृति अपने आप को परिवर्तित करता रहता है अपने वातावरण के अनुसार। तो इसलिए उन्होंने एक प्रकृतिवाद का सिद्धांत दिया जिसे प्रकृति वर्णवाद कहा गया या विकासवाद का सिद्धांत उन्होंने दिया। आगे चलकर विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत हागो डी ब्रीज ने दिया। चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस थे। आनुवंशिकी के पिता जो है ग्रेगर जॉन मेंडल थे। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना सारा प्रयोग किया था। आनुवांशिकता शब्द सबसे पहले जो यूज़ हुआ था वह विलियम वाटसन ने किया था और इसी संदर्भ में जीन का प्रयोग सबसे पहले विल्हेम जोहानसन ने किया था। जीवाणु की खोज 1683 ईस्वी में एक्टोनियन ल्यूवेनहॉक ने किया था। इन्हें जीवाणु विज्ञान के पिता भी कहा जाता है, जबकि जीवाणु का जो नाम है उसे एहरेनबर्ग ने दिया था। रॉबर्ट कोच ने कॉलरा तथा तपेदिक जीवाणु की खोज की तथा रोग का जन्म सिद्धांत इन्होंने दिया था। कॉलरा एक प्रकार की बीमारी है जिसमें होने पे उल्टी दस्त ज़्यादा होती है। तपेदिक टीबी बीमारी है। एक समय क्या आज भी जो है टीबी जो है काफ़ी जो है खतरनाक बीमारी में से एक है। टीबी के लिए भारत सरकार जो है 2025 तक जो है इसके निर्मूलन का जो है लक्ष्य रखा है। चलिए आइए देखते हैं अब अगला जो है हमारा क्या है कि जीवाणु की खोज किसने की। तो जीवाणु की खोज हमने बताया एंटोनियन ल्यूवेनहॉक ने की थी। आगे चल के देखें विषाणु की खोज किसने की। विषाणु की खोज 1892 ईस्वी में इवानोव्स्की द्वारा की गई। ठीक है, ये जो है प्रमुख जो खोज है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण था वो बताया। आइए अब दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखा। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखा में देखते हैं ऑर्निथोलॉजी, जिसमें पंछी विज्ञान के बारे पंछी विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी, इसमें पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। पेलियोबायोलॉजी, ये जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स, वंशगति का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोलॉजी, फूलों का अध्ययन किया जाता है। गैस्ट्रोलॉजी, घास से संबंधित है। पैलिनोलॉजी, विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन किया जाता है। सीरोलॉजी, इसमें रुधिर सीरम का अध्ययन किया जाता है। फ्रेनोलॉजी, इसमें मस्तिष्क के विभिन्न
भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन किया जाता है। ऑन्कोलॉजी, इसमें हम कैंसर रोग जो है उससे संबंधित क्रियाकलाप करते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। इथियोलॉजी में मत्स्य की संरचना एवं कार्य अध्ययन किया जाता है कि मछली का आकार कैसा है और उनकी कायिक संरचना कैसी है, इसको जो है इथियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। टेरोलॉजी में हम लोग जो है शरीर विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन किया जाता है मानव शरीर में। इसमें एटमोलॉजी में कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। पैरासिटोलॉजी में परजीवी का अध्ययन किया जाता है। मैलकोलॉजी में मोलास्का और इनके खोलों का अध्ययन किया जाता है। जननांकिकी या जनसांख्यिकी, यह मानव जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन है, जिसे डेमोग्राफी भी हम लोग कहते हैं। वायरस विज्ञान यानी वायरोलॉजी, इसका अध्ययन विषाणुओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। इथनोलॉजी में विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणों की तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। विभिन्न संस्कृतियों का मतलब जैसे कि मेसोपोटामिया की एक संस्कृति थी, सिंधु घाटी अलग संस्कृति थी, वैदिक संस्कृति हुई, असम की संस्कृति हुई, तमिलनाडु की अलग अलग एरिया की, या अफ्रीका की संस्कृति, या अमेरिका की संस्कृति, यूरोपीय कंट्री की संस्कृति, ये अलग अलग संस्कृतियाँ, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। इथनोग्राफी यह विशिष्ट संस्कृतियों का अध्ययन है, और जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो की संस्कृति क्या रही है, सुमेरियन सभ्यता क्या रही है, मिस्र की सभ्यता क्या रही है, इसमें इथनोग्राफी में होता है। एथोलॉजी में मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक। जेरेंटोलॉजी में मनुष्य का बुढ़ापा तथा बुढ़ापा लाने के कारकों का अध्ययन किया जाता है। आगे चलते हैं। एथिक्स क्या है हमारा? एथिक्स नैतिक आचार तथा कर्तव्य मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। एथिक्स यानी कि नीति शास्त्र है। इसमें हम लोग मनोवैज्ञानिक अध्ययन करते हैं कि इसका व्यक्तियों के नैतिक आचार तथा कर्तव्यों का। बायोनिक्स जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति का अध्ययन एवं अजैव तंत्र पर इसका प्रयोग है। बायोनोमिक्स में जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है। बायोनॉमी, जिसमें जीवन के नियमों का अध्ययन किया जाता है। बायोमेट्री क्या है? बायोमेट्री में गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं आधार कार्ड बनवा रहे हैं, इसमें उंगलियों का, फिंगर का स्क्रीनिंग होती है, रेटिना की स्क्रीनिंग होती है, ये हमारी बायोमेट्री कहलाती है। आगे देखिए, पैलियो वनस्पति पादप जीवों का अध्ययन होता है। भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के पिता कहलाते हैं, वो हैं प्रोफेसर बीरबल साहनी जी। ये भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के पिता कहलाते हैं। आइए अन्य जो है प्रमुख जो जीव विज्ञान के विभाग हैं उनको देख लेते हैं। जैसे मधुमक्खी पालन किसके अंतर्गत आता है? तो एपी कल्चर के अंतर्गत आता है। पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन यानी उद्यान विभाग हार्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर के अंतर्गत आता है। मछली पालन पीसीकल्चर के अंतर्गत आता है। फ्लोरिकल्चर सजावट के फूल पुष्पों का आता है। ओलिकल्चर सब्जी के से संबंधित है। विटीकल्चर अंगूर उत्पादन से संबंधित है। वर्मी कल्चर अर्थवार्म एवं केंचुओं से संबंधित है। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन होता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं जो प्रमुख हमारे जीव विज्ञान के शाखाएं हैं और उनके जो प्रमुख हमारे वर्ग क्षेत्र हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया है। ये हमारा इस तरीके से ये 2 चैप्टर
कंप्लीट होता है। देखिए इथियोलॉजी में मत्स्य की संरचना और कायिकी का अध्ययन होता है, और जब हम मछली पालन करते हैं तो मछली पालन हमारा पीसी कल्चर के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब अगला टॉपिक है हमारा आरएनए और डीएनए। डीएनए क्या होता है हमारा, इसकी खोज फ्रेडरिक मिशर ने की थी। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए अणुओं में पंचकार्बोनिल शर्करा डीऑक्सी राइबोज होती है। यह सभी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता है, प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। आनुवंशिकता की मूल भौतिक व कार्यात्मक इकाई डीएनए होती है। जीन डीएनए से ही बने होते हैं। आगे देखिए आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म है। जब हम डीएनए से आरएनए का संश्लेषण करते हैं तो इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसलिए अगर हम कह सकते हैं डीएनए से आरएनए का संश्लेषण ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आरएनए हमारा पंच कार्बनीय शर्करा राइबोज अणु होते हैं। यह 3 प्रकार का होता है, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। आरआरएनए का कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। एमआरएनए का कार्य है कि जो भी संदेश हो उसको अमीनो एसिड तक पहुंचाना या उसका चयन करना होता है। टीआरएनए का काम क्या है, अमीनो अम्ल का राइबोसोम तक ले जाना जिस जगह पे प्रोटीन का निर्माण हो रहा है। जिनकी बात आती है तो मानव जात में कुल 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। एक चीज़ और इसी में हम ऐड करते हैं कि जो लिंग का जो है लिंग है उसका निर्धारण कौन करता है, तो पुरुष जो है, पुरुष के गुणसूत्र जो है लिंग का निर्धारण करते हैं। अगर ये कहा जाए कि स्त्रियां कभी जो है लिंग, स्त्रियों के जो गुणसूत्र हैं वो लिंग का निर्धारण नहीं करते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि जो लिंग निर्धारण का कार्य है वो पुरुष के गुणसूत्र से होता है, जिसमें एक्स वाई फैक्टर होता है, क्योंकि स्त्रियों में जो लास्ट 2 गुणसूत्र होते हैं वो एक्स होते हैं, ये स्त्री के हैं और ये पुरुष के हैं एक्स वाई। तो इस एक्स वाई से ही जो है लिंग का निर्धारण होता है, इस एक्स से लिंग का निर्धारण नहीं होता है। ठीक है, आगे चलिए। अगला टॉपिक है हमारा इसी में कि डीएनए और आरएनए में अंतर क्या है। तो जैसे देखते हैं हम कि डीएनए का हम कहते हैं डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है, आरएनए हमारा इसमें राइबोज शर्करा होती है। डीएनए का जो बेस होता है एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन होता है। ये जो है अलग अलग एंजाइम है, प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड है, इनसे होता है। और जो हमारा आरएनए है इसका बेस थायमिन की जगह पर यूरेसिल आ जाता है। बाकी साइकोटिन, गुआनिन, एडिन उसमें भी होता है, लेकिन थायमिन की जगह पे वहाँ पे यूरेसिल होती है। सबसे महत्वपूर्ण अंतर एक और है कि डीएनए जो है मुख्यतः केंद्र में होता है, जबकि आरएनए केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। डीएनए हमारा किस में होता है, मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है, जबकि आरएनए केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों जगह पाया जाता है। आइए थोड़ा सा और देखते हैं कि अभी एक चर्चा का विषय रहा है एनडी तिवारी जी का कि उन्होंने अपने पुत्र को मानने से इनकार कर दिया था कि ये मेरा पुत्र नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी डीएनए जांच कराई थी, उससे पता चला था कि फला जो बच्चा है वो एनडी तिवारी का ही पुत्र है। तो इस जो टेक्नोलॉजी है इसको कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक। तो इस टेक्नोलॉजी से हम क्या क्या पता कर सकते हैं। एक तो हमने बताया शिशु का पितृत्व स्थापित, जो एनडी तिवारी के केस में हुआ था कि कोई व्यक्ति
इसका बच्चा किसका बच्चा है, या कोई यक्ष व्यक्ति है, इसका अगर पुत्र वाई है तो इसका डीएनए मैच करेगा। वो जो टेक्निक है वो डीएनए फिंगर टेक्निक के थ्रू ही हम लोग जान सकते हैं। दूसरा क्या है, इस टेक्नोलॉजी का यूज होता है आनुवांशिक रोगों की पहचान की जाती है। पशुओं की वंशावली स्थापित करने में भी डीएनए फिंगर टेक्निक का यूज होता है। आइए अब अगला चैप्टर हम देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस। जैसा कि हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण पौधों द्वारा किया जाता है। जब सूर्य का प्रकाश होता है तो उसमें क्लोरोफिल की मदद से पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेते हैं। अगर जलीय पौधे हैं तो जल से घुलित कार्बन डाइऑक्साइड भी ले लेते हैं, और अगर जल में है तो वो जल तो एब्जॉर्ब कर ही लेंगे, अगर मिट्टी में है तो वो मृदा से, मतलब स्थल पे है तो मृदा से जो है जल को अवशोषित कर लेते हैं, और वो सूर्य के प्रकाश में की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड की अपक्रिया कराते हैं, जिसमें क्लोरोफिल महत्वपूर्ण उत्प्रेरक का काम करती है, और फिर कार्बोहाइड्रेट, जल और ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलते हैं हमें। तो आइए देखते हैं इसकी, जैसे ये है हम देख लेते हैं CO2 है हमारा, ऑक्सीजन जो है जल से अपक्रिया करता है, लेकिन ये अपक्रिया तभी होगी जब प्रकाश होगा और क्लोरोफिल जब उत्तेजित हो जाएगा। तो यह जो है एक तो कार्बोहाइड्रेट बनाता है प्लस H2O जल निकालता है, और ऑक्सीजन को भी मुक्त करता है वायुमंडल में। ठीक है, ये हमारा, अब इसकी परिभाषा थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने लिखा है, ये आप थोड़ा सा समझिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे के हरे भाग सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से या जल से घुलित कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से अवशोषित जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण का कई बार क्वेश्चन पूछा, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है। तो जब गैस मुक्त होती है तो वो हम कहेंगे ऑक्सीजन। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा जो है गैस अपक्रिया करती है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। और किससे अपक्रिया करती है, जल से करती है। कभी कभी ये भी पूछ लिया क्या कि सूर्य के प्रकाश के अनुपस्थिति में क्या जो है हमारा प्रकाश संश्लेषण हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। बिना प्रकाश की उपस्थिति में नहीं हो सकता। हाँ, अगर कुछ प्रकाश पड़ते हैं तो थोड़ा बहुत प्रकाश संश्लेषण होता है, लेकिन वो इतने एक्टिव नहीं होते हैं कि तेज़ी से प्रकाश संश्लेषण हो सके। तो इसलिए प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और जब सूर्य का प्रकाश मिलता है पत्तियों को, तो पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल जो है एक्टिवेट होते हैं उनके अणु, फिर वो ट्रांसफ़र होता है, फिर जो है आगे कार्बोहाइड्रेट वगैरह का निर्माण करते हैं, एनर्जी डेवलपमेंट करते हैं। आइए इसी क्रम में देख लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में जो क्रियाएं हो रही हैं उनका सही क्रम क्या है। कई बार क्रम पूछ लेता है, तो वो ये क्रम है कि सबसे पहले हमारा क्या होगा, प्रकाश का अवशोषण होगा, फिर क्लोरोफिल अणुओं का उत्तेजन होगा, फिर इन दोनों की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, फिर अपक्रिया होती है और जिससे ऊर्जा का संश्लेषण होता है। आइए और आगे देखते हैं। क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का वर्णक है, यह प्रकाश संश्लेषण का केंद्र है। अगर कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा जो है हमारा पदार्थ इम्पॉर्टेंट है, उत्प्रेरक का काम करता है, तो वो है क्लोरोफिल, जिसे हम हिंदी में पर्णहरिम भी कहते हैं। अब आता है अगला चीज़ कि क्लोरोफिल में कौन सा परमाणु पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा है कि क्लोरोफिल में क्या है, लोहा है, ऑक्सीजन है, या हमारा तांबा है,
जिंक है या मैग्नीशियम है, तो क्लोरोफिल में जो हमारा होता है उसमें मैग्नीशियम का परमाणु होता है। आइए और देखते हैं चीज़ें इसमें तथ्य में कि जब हमारा प्रकाश संश्लेषण लाल प्रकाश में सब सर्वाधिक होगा, सब अगर किसी जो है पौधे पे लाल प्रकाश जो पड़ रहा है उसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा पड़ रही है तो प्रकाश संश्लेषण उसमें अच्छे से होता है। यदि हम कृत्रिम रूप से कभी प्रकाश संश्लेषण कराना चाहें तो लाल रंग का प्रकाश जब डालेंगे तो प्रकाश संश्लेषण की ज़्यादा तेज़ी से होगी। जब नीले प्रकाश को डालेंगे तो लाल के अपेक्षाकृत कम मात्रा में संश्लेषण होगा, लेकिन जब हम हरे रंग को डालते हैं तब प्रकाश संश्लेषण लगभग ना के बराबर होता है या कभी कभी होता भी नहीं है। आइए इसी में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि पादप एंजाइम प्रमुख कौन कौन से हैं, तो ये देख लेते हैं। पादप एंजाइम मेनली हमारे 3 हैं, जो नंबर 1 है ऑक्सिन। ऑक्सिन का काम क्या है? ऑक्सिन जो है पौधों के वृद्धि में सहायक होते हैं। दूसरा हार्मोन क्या होता है? जिब्रेलिन होता है। जिब्रेलिन का काम है पौधों की लंबाई को बढ़ाना, यानी कि पौधों की लंबाई को बढ़ाने में जो हार्मोन काम करता है वह जिब्रेलिन है। ऑक्सिन का काम है वृद्धि करना और लंबाई बढ़ाने का काम है जिब्रेलिन का। और तीसरा हार्मोन होता है साइकोटिन। साइकोटिन का काम क्या है? कोशिका विकास में सहायक होता है। तो इस प्रकार से हम आज जीव विज्ञान की उत्पत्ति, उसके प्रमुख विभागों का जो महत्वपूर्ण विभाग थे वो आरएनए, डीएनए और पादप हार्मोन्स और प्रकाश संश्लेषण के बारे में